नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ श्रीमान तुफैल चतुर्वेदी जी एक बड़े ही गंभीर विषय को लेकर, श्रीमान सैयद वसीम रिजवी साहब, शिया वक्फ बोर्ड के यूपी के चेयरमैन, उन्होंने कुरान की 26 आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। क्या भारतीय न्याय व्यवस्था, क्या भारतीय संविधान कुरान की इन आयतों को लेकर कोई निर्णय देने में सक्षम है? क्या भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय न्यायालय इन पर कोई निर्णय दे सकते हैं या उन्हें देना चाहिए? इन सब प्रश्नों के साथ मैं तुफैल जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे दर्शकों के कुछ प्रश्न हैं। क्या कुरान की इंटरप्रिटेशंस करने की जब बात आती है, क्या न्यायालय कुरान के विषय में निर्णय दे सकते हैं? पिटीशन दायर की है वो खुद एक विद्वान, शिया वक्फ बोर्ड के यूपी के चेयरमैन, इस्लामिक स्कॉलर। जब वो ये कहते हैं कि ये आयतें आज भारतीय संविधान के दायरे में देखी जानी चाहिए और उस नज़रिए से इन पे कुछ बात होनी चाहिए, आपका क्या कहना है? क्या इन आयतों को लेकर संविधान, न्यायालय इस सेकुलर कंट्री में कोई निर्णय दे पाएंगे? बहुत गंभीर विषय है और सैयद वसीम रिजवी साहब ने जो बात उठाई है, मैं उसका भरपूर पुरजोर समर्थन करता हूँ। शत नमन उन्हें। उन्होंने एक बड़ी गंभीर बात कही है और वो अपने लिए नहीं लड़ रहे, अपने लिए बात नहीं कर रहे, वो राष्ट्र के लिए बात कर रहे हैं। मैं एक ऐतिहासिकता से बात करना चाहूँगा। संसार में मानवता के जो सिद्धांत हैं, मानवता का जो विकास है, मनुष्य का जो विकास है, उसका आधार ये रहा है कि हमने एक आधार माना कि हम सब बराबर हैं। आप बादशाह हैं, मैं ग़ुलाम हूँ, तो मेरे हक़ कम होंगे, ऐसा नहीं है। और हमने इन सारी चीज़ों को जो आड़े आती थी उनको रद्द किया। अमेरिका का संविधान दास बनाने का, ग़ुलाम रखने का अधिकार देता था। आपको ध्यान होगा, एक बड़ा मशहूर वाक्य है प्रजातंत्र के लिए, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, समथिंग समथिंग कुछ है। लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जब ये लिखा गया था तो ये आलोचना में लिखा गया था। इस पूरे वाक्य के जूते मारे गए थे, अखबारों ने कोसा है इसको। कारण ये था कि ये बात लिंकन ने रखी कि हम सब बराबर हैं, काले और गोरे बराबर हैं। तो इसके लिए जो अखबार गोरों के थे वो सारे इसके विरोध में खड़े हो गए थे। फिर भी उसको रद्द किया ना। और आज विश्व भर के प्रजातंत्र के लिए, बराबरी के अधिकार के लिए अमेरिका एक मिसाल है। उससे अधिक प्रजातंत्र या उससे अधिक ह्यूमन राइट्स की बात कहीं और नहीं सोची जा सकती। अभी एक अश्वेत का पुलिस वाले ने गला दबाया, उसमें वो मर गया। वो रिकॉर्डेड, उसका है रिकॉर्ड कि वो उत्पाती आदमी था। ऐसा नहीं था कि किसी सामान्य व्यक्ति को पकड़ लिया गया था। उसके बावजूद कोई 135-36 करोड़ का कल फैसला हुआ है कि इतना उसके परिवार को दिया जाए। ऐसी हर बात जिसके कारण से राज्य असुविधा में आता है, राष्ट्र असुविधा में आता है, उसको व्यवस्थित तो करना पड़ेगा। इस्लाम का एक स्वभाव है, मैं वैसे ही बात करता हूँ कि हमें अपने राष्ट्र में हार्मनी लानी है कि नहीं। खान पान अलग, आप सिर्फ इतना करें, दिल्ली से लखनऊ तक, बरेली मुरादाबाद के रास्ते से चले जाइए, रास्ते में मुस्लिम होटल, हलाल होटल, ये क्या है? मैं एतराज़ करूंगा किसी मुस्लिम फल वाले से फल ना लेने पर तो मैं गुनाहगार, और ये हलाल ही बेचेंगे तो ये इनका धर्म का अधिकार। और एक चीज़ पर नहीं है, खान पान अलग, रहन सहन अलग, पूजा पद्धति अलग, चिंतन प्रणाली अलग, स्त्रियों के व्यवहार अलग। कोई एक चीज़ जो राष्ट्र में हार्मनी ला सकती है, लाना जिसको हमारा उद्देश्य होना चाहिए, इस्लाम उसकी हर बात के खिलाफ है, संसार भर में खिलाफ है। भारत में बराबरी का अधिकार चाहिए, विशेषाधिकार चाहिए। इस मुसलमान होने के नाते एक तो बराबरी के अधिकार हैं किसी भी मुसलमान को, एक हिंदू की तरह जो उसका अधिकार है।
नागरिक का वो इसको है। फिर मुसलमान होने के नाते विशेषाधिकार हैं, यानी डबल अधिकार मिल रहे हैं। मगर किसी मुस्लिम कंट्री में ये अधिकार दे के राजी हैं? ऐसा नहीं है। और ये कर क्यों रहे हैं? इस्लाम का चिंतन ये है कि वो जीवन की उपयुक्ततम सर्वोच्च ढंग से सोची गई चिंतन प्रणाली है, और इस प्रणाली पर वो बात भी नहीं करने देता, तर्क भी नहीं करने देता, सवाल भी नहीं पूछने देता। आखिर काफिरों को इस तरह से सोचा जाना कि काफिर मार दिए जाने चाहिए, ये क्या है? मेरी बात गलत है या सही, ये तर्क से ही तो साबित होगा। मुझे अपनी बात कहने का अधिकार तो देंगे या मेरा गला दबा देंगे? मगर इस्लाम ऐसी ही चिंतन प्रणाली है जो गैर मुसलमानों के बारे में काफिर वाजिबुल कत्ल, काफिर मार दिए जाने के योग्य है। और ये करेगा कौन? किसी भी सभ्य समाज में किसी के प्राण लेने का अधिकार, या तो अपने जीवन बचाना हो, प्राण मेरे कोई ले रहा हो तो मैं बचाने के लिए उसका वध कर सकता हूँ, अन्यथा ये राज्य का कार्य है। और इसके लिए एक जुडिशरी बनी हुई है जो इस राज्य से तटस्थ है, वो फैसला देगी, तब राज्य एग्जीक्यूट करेगा। काफिर को मारने का अधिकार किसका? प्रत्येक मुसलमान का जो सक्षम है। आप पूरे समाज को हिंसक बना रहे हैं, और ये सदैव से हुआ है। मोहम्मद के समय में भी ऐसा हुआ है, लगातार ये होता आ रहा है। तो ऐसी हर बात जो हमें समरस नहीं होने देती, समाज को, राष्ट्र को एक नहीं होने देती, राष्ट्र के प्रति जो लोग सजग हैं वो चिंता तो करेंगे। वसीम रिजवी की कौन सी भैंस खुल रही थी इससे? उसके परिवार में कौन सी समस्या है? उसके बेटी का बेटे का रिश्ता अब मुश्किल हो गई। उन्होंने अपने लिए हयाती कब्र कहलाती है, इस्लाम में व्यवस्था है कि अपने जीते जी अपने लिए कब्र बना ली। जैसे ताजमहल शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ के मरने के बाद बनाया कहा जाता है, मगर अपनी कब्र तो बनी गई थी। इसे हयाती कब्र कहते हैं कि जीते जी अपने लिए जगह तय कर ली कब्रिस्तान में, और उसके लिए पैसे से दे के कब्र बना ली, उसको तोड़ दिया गया। इस व्यक्ति का जीना हराम होगा। तो राज्य जुडिशरी इसको क्यों नहीं करेगी? 3 तलाक भी तो हैं, हमने हटाया ना। हलाला की व्यवस्था तो कुरान में ही है। 3 तलाक तो चलिए उमर ने किए थे, हलाला तो कुरान में ही है। इसे हटाएंगे कि नहीं? और फिर एक निकाह मुताह जो है, ये मोहम्मद की परंपरा से चला आ रहा है, और सुन्नियों में नहीं है। सुन्नियों ने इसे रद्द किया, शियों में है ये सिर्फ। इसे रद्द किया कि नहीं? हलाला या 3 तलाक पाकिस्तान में संभव है? कानूनी रूप से तुर्की ने हटा दिया। इस्लामी देशों में मुख्य रूप से जो बड़े देश हैं, सब ने इसको रद्द कर दिया है। तो ये आप इसे ऐसे कैसे रख सकते हैं? और भारत में क्यों बात नहीं की जाएगी? और बहुत ख़राब बात यह है कि जो राष्ट्रवादी कुछ लोग हैं, उनको इस मामले में साथ आना चाहिए। आखिर इस उत्पात को सुलझाना है कि नहीं? अगर सुलझाना है तो हमें ऐसे लोग जो फ्री थिंकर्स हैं, जो स्वतंत्र ढंग से सोच सकते हैं, इस्लाम के अंदर के ऐसे लोग, इनकी मदद करनी चाहिए कि नहीं? 130 करोड़ के देश में किसी भी सूरत 100 करोड़ हम हैं जो चाहते हैं समस्या सुलझे, क्योंकि विभाजन तो हमारी धरती पर हुआ था, वो फिर समस्या खड़ी हो रही है। तो जो फ्री थिंकर्स हैं उनको मदद करेंगे कि नहीं? मगर राष्ट्रवादी समूह बिल्कुल गायब हैं, किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही कि ये लड़ाई बेसिकली भारतीयता की लड़ रहा है। कोर्ट को पूरी तरह से इसको काम को करना चाहिए, राजनीतिक दलों को मदद करनी चाहिए, हर प्रकार से इन लोगों को समर्थन देने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है हमारा। तुफैल जी, बिल्कुल सही दिशा दी है आपने। डेमोक्रेटिकल सिस्टम में डेमोक्रेसी को मानने वाले जितने भी लोग हैं, जो इस संविधान और न्यायिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, उनको इस समय सैयद वसीम रिजवी के साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट लाइन आपने दी है। भारत के अलावा तकरीबन 15 या 16 देशों ने अभी जिसमें फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया प्रमुखता से है, बुर्के पर बैन लगाया गया। बुर्का आप एक तरीके से आइडेंटिटी को छुपाने का एक तरीका है, जिसको सबने बैन लगा दिया है। भारत में भी इस परंपरा को लेकर डिमांड है। तो क्या इस्लाम में सुधार के लिए ये सभी लोकतांत्रिक देशों का एक मिलाजुला प्रयास नहीं नजर आता है? इसे आप इस तरह से देखना चाहें तो ये अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। कम से कम प्रजातांत्रिक देशों को तो इस बात का विरोध करना ही चाहिए कि आप
मैं लफ्ज़ जिन दिनों में निकालता था मैगज़ीन मेरी, तो मेरे साथी थे, शायर हैं वो, और दूरदर्शन में रेडियो स्टेशन में काम करते हैं। नाम लेना मुनासिब नहीं समझता मैं, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। पक्के मुल्ला, घोर ऊपर से लेकर नीचे तक। तो हमने मनोहर श्याम जोशी जी पर एक विशेषांक निकाला, तो उनका उसमें एक लेख था, चड्डी चोली पर ऐतराज़ करने वाले बुरखे के पक्ष में क्यों। हमने छापा, उस पर वो उन्होंने कहा ऐसे लेख नहीं छपने चाहिए। मैंने क्यों नहीं छपने चाहिए, कोई कारण? आप या तो स्वतंत्रता के पक्ष में हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक तरफ तो विमेन लिबरेशन की बात करें, वो करते थे, और उसके बाद जब बुरखे पर उंगली उठे तो बुरखे पर बात नहीं करें। फ्रांस में एक अध्यापक का गला काट दिया गया। उस गला काटने वाले को तो फ्रांस ने सैक किया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मगर उसके बाद फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने अपने हर स्क्वायर पर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर, वो जिस कार्टून के कारण गला काटा गया था वो कार्टून दिखाने की लगातार व्यवस्था की गई। सारे देश में वो कार्टून दिखाए जा रहे हैं। जिसको इसका विरोध करना है वो इस देश से निकल जाए। ये फ्रांसीसी मूल्यों का राष्ट्र है, इसकी राज्य व्यवस्था को शरिया के हिसाब से नहीं चलने देंगे, लगातार चुनौती देंगे। उन्होंने नियम बनाए हैं। फ्रांस में मदरसों में, मस्जिदों में बाहर से ना तो मुल्ला आ सकेंगे ना पैसे आ सकेंगे। पूरा हिसाब किताब आपको रखना पड़ेगा, आप धमका नहीं सकते किसी को। फ्रांस में मुस्लिम लड़कियों के वर्जिनिटी के सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि फ्रांस को किस बुरी तरह से अंदर से जकड़ लिया था। इन सब चीजों से बाहर वो लेकर आ रहे हैं। भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए, और अगर इस समय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? प्रजातांत्रिक देश, यूं ही प्रजातंत्र थोड़ा ही आया है। हमने 1947 में, जिसे 1952 में संविधान में हमने आत्मार्पित किया, प्रजातंत्र तय किया, तो एक दिन में थोड़ा ही आ गया। भारत के कितने राज्य, और ये बड़ा काम था। कश्मीर की प्रॉब्लम आज दिखाई देती, कश्मीर कोई प्रॉब्लम नहीं थी 1947 में। प्रॉब्लम थे राजस्थान के रजवाड़े, जिनको भारत में मिलाने का कोई टूल ही नहीं था, कोई तरीका ही नहीं था भारत के पास, क्योंकि सेनाओं में बड़े पैमाने पर ट्रूप्स उन्हीं के थे। मगर हमने इसकी व्यवस्था की कि ये नहीं चलेगा। हिज हाइनेस खम्मा घड़ी आपने नहीं देखा, हुक्म सरकार हमने देखा है अपने बचपन में। मैं जमींदार परिवार से हूँ कि किसी ने कोई उद्दंडता की, उसको मुर्गा बना के उसकी कमर पे ईंटें रख के उसकी परेड मैंने देखी है। कमरे में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है, बाकी जो आ रहा है सरकार सरकार करके नीचे जमीन में बैठ रहे हैं, कुर्सी है ही नहीं। निकल रहे हैं तो पीठ पीछे करते हुए निकल रहे हैं कि सरकार की तरफ पीठ नहीं हो सकती। जीवन था वो। हमने इस सब को रद्द किया, इस सब से बाहर आए। तो ऐसी कोई भी व्यवस्था जो इस न्याय व्यवस्था को, हमारे प्रजातांत्रिक अधिकारों को चोट पहुंचाती है, तो उसका तो बिल्कुल जुतियाए बिना कोई इलाज ही नहीं है, कसकर उसको ठोका जाना चाहिए। आप हैरत होगी, आप न्याय व्यवस्था की बात कर रहे थे, कल मैंने एक वीडियो देखा है, मुरादाबाद के कोई साहब हैं, वकील हैं, वो कह रहे हैं कि मैं 21 लाख रुपए से दूंगा, इसका गला काट के जो लेकर आएगा। किस दुनिया में हो तुम? ये वो व्यक्ति जिसे वकालत, और वो कह रहा है मैं इसके लिए कोर्ट में भीख मांगूंगा और अपने बच्चों को बेच दूंगा, गुलाम बना देगा। आपकी जानकारी में है कि नहीं पता नहीं, भारत विश्व भर में गुलाम बनाने का जो अंतिम देश जिसने समाप्त किया वो सऊदी अरब है। चूंकि कुरान में और हदीसों में गुलाम बनाने की व्यवस्था है, हम बाहर आए ना उससे, गुलाम व्यवस्था हमने समाप्त कर दी और सऊदी अरब तक पे बाध्यता की, उसको विवश किया और ये बंद कराया। मगर वो अपने बच्चों को बेच के गुलाम बनवा के इसके लिए पैसा इकट्ठा करने की बात कर रहा है। इस आदमी को वकालत पढ़ के भी अकल नहीं आई, दिमाग उसका नहीं खुला। उसका कारण है कि वकालत के साथ साथ एक ऐसी धारा उसके हर ज्ञान विज्ञान के ऊपर हावी है जो उसको 1500 साल पुरानी फरसूदा बेकार चिंतन प्रणाली से जोड़ता है। इस पर प्रहार होना ही चाहिए, और इसी पर वसीम रिजवी साहब ने हिट किया है, इसलिए तिल मिलाए हुए हैं। पुरानी कबीलाई संस्कृति को वापस प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, आधुनिक व्यवस्थाओं पे थोपने का जो ये प्रयास किया जा रहा है,
जैसा कि आपने बताया कि एक वकील साहब, क्या बार काउंसिल को उन पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? उनका लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए? क्योंकि वकालत कैसे कर सकता है ऐसा व्यक्ति जिसकी आस्था शरीयत में ज़्यादा हो और संविधान में कम? क्या ऐसे लोगों के लाइसेंस रद्द नहीं हो जाने चाहिए? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में पैरेलल कोई अलग से संवैधानिक व्यवस्था चलाई जा सकती है, या शरीयत जिसे कह सकते हैं हम, कोई और कानूनी व्यवस्था भी चलेगी? ऐसा किसी लोकतांत्रिक देश में कैसे संभव है? आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। इस वकील का 100% लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, बार काउंसिल को इस पर एक्शन लेना चाहिए। मगर वो तो ये कह रहा है कि मैं बार काउंसिल से ही इसके लिए चंदा मांगूंगा। वो इतने आत्मविश्वास से भरा हुआ है कि वो ये बेहूदगी करेगा। ऐसे लोग अगर सेट नहीं होंगे, जैसे जिस समय दिल्ली में अभी एक किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने ट्रैक्टर घुसेड़ दिए और लाल किले पर चढ़ गए, हम सब तिल मिला रहे थे, बहुत कोफ थी, मगर राज्य ने कार्य किया। जितने लोगों ने काम किया उन सबको घरों से खींच खींच के निकाल लिया गया, उन सबको सेक किया जा रहा है, उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं। हमको लगता है कि इसके लिए और ज़्यादा हार्श उस समय भी एक्शन होना चाहिए था। शायद राजनीतिक कोई दबाव होगा, कोई चक्कर होगा। दिल्ली में तो ये भी झगड़ा है ना कि दिल्ली सरकार किसकी और कानून व्यवस्था किसकी, उसमें चौधरी कौन, इसका क्लेश है। बहरहाल काम हुआ। इन सब लोगों को सख्त होना ही चाहिए, रगड़े ही जाने चाहिए। कोई मतलब ही नहीं है कि कानून व्यवस्था मानने वाला आदमी अपने हाथ में कानून, और ऊपर से ये कह रहा है कि अगर यहाँ इस्लामी कानून होता तो इसका गला काट दिया जाता, इसको संसार करते, पत्थर मार मार के मार देते। जंगलीपन की इंतहा। आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपके दिमाग में है? कौन सी दुनिया में आप रह रहे हैं? आप पता नहीं इन वकील साहब को ये बात मालूम है कि नहीं कि कुरान में बीवियों को पीटने की आयत है। बीवियों को पति पीट सकता है, इसका आदेश है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू कोई बहुत अच्छे हैं अपनी पत्नियों के साथ, मगर वहां इसके अधिकृत आदेश नहीं है। अधिकृत आदेश तो ये है कि जहां स्त्रियों को सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, इसलिए बदलाव की संभावना है, रोका जा सकता है। मगर जहां कानूनी अधिकार हो तो वकील साहब सिर्फ आप ही नहीं है बीवी को पीटने वाले, आपकी बेटी भी पिटेगी, उसका पति भी मारेगा उसको, आपकी बहन भी मार खाएगी। अगर आप इसको रद्द नहीं करेंगे तो ये एक तरफा आप ही थोड़ी है शौहर, आपकी बेटी भी तो कभी तो कोई शौहर होगा। इन बेहूदगियों से बाहर आइए, दिमाग बाहर निकालिए, इन गंदगियों से अपने आप को आज़ाद कीजिए। आप अपने पीछे कौन सी दुनिया छोड़ेंगे? आपके बच्चे कौन सी दुनिया में आएंगे? आपको अंदाजा है कि इन कड़वाहटों को बढ़ाते जाने का, इन बेहूदगियों को करने का नतीजा क्या है? मैं गज़ल का आदमी हूँ, शायर हूँ, मेरे सामने ये 10 बार ये बात आई। मैं जब मुशायरों में जाता था, मैं राहत इंदौरी से, मुनव्वर से, इन सबसे उलझता था कि आप क्या कह रहे हो। नवाज देवबंदी का शेर, हमें तू गजनवी का हौसला दे, हमें तू गजनवी का हौसला दे, मुसलसल हार से तंग आ गए हैं। मैंने नवाज से पूछा देवबंद में कि यहाँ 500-700 2,000 लोगों में ताली पिटवा ली, मगर इस शेर को दूर तक सुना गया है। इसके नतीजे में पूरा इलाका, यहां से भाजपा जीत के आएगी, फिर तिल मिलाओगे। ये स्ट्राइक कर करके, और ध्यान रहे 1947 में विभाजन हुआ, भयानक कष्ट था, 40 लाख लोग मारे गए, करोड़ों विस्थापित हुए, बर्बाद हो गए। उसके बावजूद 1952 में जो सरकार बनी थी, जनसंघ को 2 सीट मिली थी, हिंदुओं ने 2 सीट दी थी। आज जो आप भाजपा आ रही है उसका कारण है ये बेहूदगियां कर करके, आप ऐसे काम कर करके नतीजे निकाल रहे हैं। और ये आप क्यों कर रहे हैं? आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। और 33 मार को जाकर मार दो ना, किसी से क्यों करो, किस लाख दूंगा, जा तलवार ले मार के आओ। दूसरे से क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम ये नहीं कर सकते ना, ये होने वाला है। मगर तुम लीडर बनने के लिए अपने समाज में इन बेहूदगियों को फैला रहे हो। इसके नतीजे में समाज में जो कड़वाहटें आएंगी वो उसका क्या होगा? सिरे से बेहूदा बात है। वो एक संवैधानिक पद पर बैठकर, और उसने इस बात से एतराज ये नहीं किया कुरान जला दीजिए, फाड़ दीजिए। उसने कुरान को कि इन आयतों को कि ये गैर मुस्लिमों के खिलाफ मुसलमानों को भड़काती है, उनको कोर्ट में ले गया है। कोर्ट तय करेगा ना, तुम वकील हो, जाओ लड़ो मुकदमा। जंगली पने, शेयर नॉनसेंस। मतलब इतनी कोफ्त होती है कि किस दुनिया में है लोग, क्या कर रहे हैं। क्या आज के दौर में पढ़े लिखे समाज के अंदर, जहां समाज चर्चा कर चीज़ों को अच्छा या बुरा तय करने की क्षमता के साथ बैठा है,
लोग बड़े बड़े पदों पर हैं, बड़ी बड़ी अच्छी जो जीवन की सफलताएं हैं वो अर्जित किए बैठे हैं, परिवार वेल सेटल्ड है, और उसके बाद इस तरीके की भाषा और इस तरीके की बातें। वसीम रिजवी साहब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी न्याय व्यवस्था में आशा है, उनको लगता है कि भारत का न्यायालय इस विषय पर भारत के आम मुस्लिमों को एक न्याय के आधार पे आधारित निर्णय देगा, जिसकी वजह से उनको न्याय मिल पाएगा। अभी तक वो बंधुआ बने हुए हैं, उन 26 आयतों की वजह से उन पर अपराधी होने का दोषारोपण किया जाता है। उस दोषारोपण से मुक्ति का प्रयास इनके द्वारा किया गया है, उसके बावजूद इसको डिस्कस नहीं किया जा रहा, उसके बावजूद इस पे एक नेगेटिव इंपैक्ट डाला जा रहा है पढ़े लिखे लोगों के समूह के द्वारा, जो अपने आप को आमिल फाजिल भी बताते हैं, और उसके बावजूद जो 1200 साल से आज तक यहां आने के बावजूद भी ठहरे हुए नजर आते हैं, जैसे पानी ठहर कर गंदगी का रूप धारण कर लेता है। ऐसा क्यों नजर आ रहा है कि वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं? ओरिजिनल टेक्स्ट देखना पड़ेगा। मोहम्मद का ये आखिरी खुतबा है मृत्यु से पहले कि आज तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल हुआ, यानी एक कोई प्रलय जैसी होगी, जब सारी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा तो क़यामत आएगी। और ये बिल्कुल संजीदा बात है, वाकई क़यामत आ जाएगी, सारी दुनिया मुसलमान हो जाएगी तो वाकई क़यामत आ जाएगी। मैं नहीं कह रहा, इस्लामी लेक्चर कह रहे हैं, उसके बाद ऐसा होगा। उससे पहले तब तक के लिए मुसलमानों के लिए एक जीवन शैली तय कर दी गई, और वो कुरान के हवाले से है। अब एक जो अंतिम सत्य तय हो गया तो उसमें बदलाव की बात कौन करेगा? आप उसको सीधे सीधे कहे बगैर अगर घुमा फिरा के किसी तरह से कर लें तो कर लें, मगर इस्लाम में बदलाव की बात कभी नहीं आती, कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि ये बात मोहम्मद के आखिरी खुतबे के ख़िलाफ़ चली जाएगी। इसीलिए स्टेगनेंसी है, एक स्थिरता है, बदलाव आया है। मैं तो सामान्य रूप से देखता हूँ, इस्लाम है क्या बेसिकली? इस्लाम का पुराना नाम मोहम्मदनिज़्म है, यानी मोहम्मदवाद, और मुसलमान को मोहम्मदन कहते थे। क्यों? कि मोहम्मद की सुन्नत, मोहम्मद का किया हुआ अपने जीवन में उतारना मुसलमान पे फ़र्ज़ है, और जीवन कैसे पता लगेगा? वो हदीसों में है। शिया कहते हैं, वो उसको नहीं मानते जो सुन्नी हदीसें, मगर शियाओं की भी जो हदीसें हैं, जो उनके अपने ग्रंथ हैं, वो भी इसी तरह की बातें करते हैं। मुसलमान उसको कहाँ मानते हैं? कौन मुसलमान ऐसा है जो पिक्चर नहीं देखता, गाना नहीं सुनता? ये वर्जित है। फ़ोटोग्राफ का इस्तेमाल अपने आई कार्ड में, आधार कार्ड में, लाइसेंस में, ड्राइविंग लाइसेंस में, पैन कार्ड में कौन नहीं करता? सारी दुनिया में होता है। तो इस्लाम के जो जीवन शैली है वो तो नहीं बढ़ती जा रही। फिर मोहम्मद की सुन्नत है कि मोहम्मद ने 51-52 वर्ष की उम्र में 6 साल की आयशा से शादी की। कौन मुसलमान ऐसा है 51 बरस का जो 6 साल की बच्ची से शादी करता है? अगर ऐसी कोई हरकत कर भी दे तो लड़की का बाप वहीं सिर फोड़ देगा, मगर ये सुन्नत है। मोहम्मद ने खुद अपनी गोद ली हुई बेटी, गोद लिया हुआ बेटा जैद की बीवी ज़ैनब से शादी की। अपनी पुत्र वधू से विवाह संबंध विच्छेद करा के कितने लोग विवाह करते हैं मुसलमान? मुझे कोई 4 उदाहरण बता दे, नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये मानवता इसको ठीक नहीं मानती, मनुष्यता के विपरीत है। और अरबों ने माना था, ऐसा भी नहीं है, विवाद खड़ा हुआ था तो अल्लाह मियाँ की आयत है कि तुम पर आज से गोद लिए हुए रिश्ते मनसूख हुए, जिस पर आयशा का कमेंट है कि अल्लाह मियाँ को तुम्हारी पर्सनल नीड पूरी करनी बड़ी जल्दी रहती है। ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं। तो मुसलमान नॉर्मली इस्लाम को फॉलो नहीं करता। नमाज पढ़ते कुछ, बड़े पैमाने पर नहीं, हलाल का झमेला पालते हैं, हलाल गोश्त नहीं, निकाह का काम करेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैं जानता हूँ जिन्होंने निकाह नहीं किया, कोर्ट मैरिज की, मुसलमान होकर मुसलमान लड़की से शादी निकाह के थ्रू नहीं की। बाकी शराब नॉर्मली मुसलमान पीते हैं, और जो उनके जीवन के व्यवहार हैं इस्लाम को नहीं मानते। तो मुसलमानों ने इस्लाम को छोड़े हुए मुसलमानों को ज़माना गुजर गया है, आज से नहीं छोड़ा, बहुत समय से पहले। मोहम्मद की डेथ के बाद इस्लाम छोड़ने वालों की भीड़ लग गई थी। अबू बकर सिद्दीक ने हज़ारों लोगों को मारा, बड़ी लंबी जंग हुई है। उनकी अपनी पत्नी
कुतैला बिन कैस या कुछ ऐसा नाम था, उसने इस्लाम छोड़ दिया था। इस्लाम हमेशा दबाव से रखा गया है, हमेशा तलवार, हमेशा धमकाने, हमेशा गुंडागर्दी, हमेशा हेकड़ी से रखा गया। तार्के के कभी था ही नहीं, क्योंकि तर्क के कसौटी पर तो ये उतर ही नहीं सकता। कोई कैसे कन्विंस हो जाएगा? कोई कट्टर से कट्टर मुसलमान, बढ़िया से बढ़िया मुसलमान, जो अपने आप को दीनदार समझता हो और बिल्कुल हरे रंग में नहाया हुआ, कौन अपनी 6 साल की बेटी को 51 साल के आदमी को दे देगा सुन्नत बरतने के लिए? स्वयं बताएं, ऐसा नहीं होता। मगर इन सारी बातों को चुनौती अब जो कि सीधे दुगो दी जा रही है, इसलिए हाय मच रही है, अन्यथा बहुत सारी बातें बदल दी गई हैं। सऊदी अरब में एक सिस्टम था, अभी 1.5 साल पहले ख़त्म हुआ है, गार्जियनशिप का। कोई महिला घर से बाहर निकलेगी तो उसके साथ उसकी फैमिली का कोई पुरुष होना चाहिए। ये इस हद तक, अब आपको ये कोई बड़ी बात नहीं लग रही, मगर तथ्य समझिए। एक महिला की शिकायत थी और ये बड़ी चर्चित हुई थी कि उससे उसका 18 साल छोटा भाई उसका गार्जियन था और उसकी सारी पैसे छीन लेता था। वो मजबूर है, उसको डॉक्टर के पास जाना है तो उसको इसकी ज़रूरत है, बैंक जाना है तो उसकी ज़रूरत है, काम के लिए जाना तो उसकी ज़रूरत है, उसे पासपोर्ट बनवाना है तो गार्जियन की ज़रूरत है, उसको बिज़नेस कोई करना है तो बिज़नेस रजिस्टर ही नहीं होगा बिना मेल गार्जियन के। नतीजा, किसी लड़की को ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं मिलता था, क्योंकि उसमें मेल गार्जियन चाहिए के साथ तो हो ही नहीं सकती ड्राइविंग तो अकेली लेडी करेगी। अभी 1.5 साल पहले ड्राइविंग का अधिकार मिला। आप हैरत में पड़ जाएंगे, सऊदी अरब में महिलाएं अपनी गाड़ियां लेकर रोड्स पे निकल आई। वी आर फ्री नाउ, विक्ट्री थी। किसी भारत जैसे देश में, विदेशों में ये इतनी हास्यास्पद बात है, किसी गले से नहीं उतरेगी कि महिला को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का, ड्राइव करने का अधिकार मिले तो उसे जीवन के लिए विजय दिखे। इतनी बेसिक बात पर भी इस्लाम ने गला दबाया हुआ है। इन सारी बातों को अगर हम चुनौती नहीं देंगे तो हम अपने बच्चों के लिए कौन सी दुनिया छोड़कर जाएंगे? वसीम रिजवी चैलेंज कर रहे हैं, मगर ये जो कमबख्त इनाम बोल रहे हैं, इनको मालूम है कि इनकी औलादों का क्या हाल होने वाला है, इनकी बेटी का, इनकी पोतियों का, इनके पोतों का क्या हाल होगा। ये कौन सी दुनिया है? आज़ाद होइए, आंखें खोलिए। आसानी से प्रजातंत्र नहीं आया है, बड़े हंगामे। अमेरिका ने, जिन्होंने गुलामी की व्यवस्था खत्म की है, एक पूरा संघर्ष चला है। उसके अपने प्रांतों में लाखों लोग मारे गए, युद्ध लड़ा है, गृहयुद्ध चढ़ गया था इस बात पर। मगर राष्ट्रीयता, आपको सबको बराबरी के अधिकार देने ही पड़ेंगे। तो ऐसी हर बात जो बराबरी के अधिकार के खिलाफ है, उसके खिलाफ तो हमें आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, कोई इसका विकल्प ही नहीं है। मेरा अंतिम प्रश्न कहिए, यह आपसे एक निवेदन है कि कबीलाई संस्कृति जिसको सैयद वसीम रिजवी साहब ने अपनी इस न्यायालय के सामने जो मांग रखी है, उससे मुक्ति का एक आधार प्रस्तुत किया है। आपकी न्यायालयों से क्या अपेक्षा है, और राष्ट्रवादी सभी लोगों की जो इस नेशन में, इसके संविधान में, इसकी न्यायिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, आप क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं कोर्ट के बारे में तो कह ही चुका हूँ। उसके जो संविधान के नियम हैं, जो उस पर वो बंधे हुए हैं, उस पर पालन करना चाहिए, फैसला देना चाहिए। राष्ट्रवादियों से, राजनीतिज्ञों से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, एक सामान्य चीज़ है, भाषण करते हैं, भाषण के अंत में वो लोग जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत का मतलब है कि ये किन्हीं 2 समूहों से संबोधित है। हिंद वाला समूह अलग है, भारत वाला समूह अलग है। अगर आपकी बुद्धि में ये नहीं आ रहा तो आप राष्ट्र को सामंजस्य कहाँ से लाएंगे, समरस कहाँ से कर देंगे? आप खुद अंतर बरत रहे हैं। वंदे मातरम एक समाज नहीं बोलेगा तो आप गाना लिखेंगे अम्मा तुझे सलाम। अम्मा तुझे सलाम गाने से राष्ट्र एक हो जाएगा? आपने जो समाज इसे स्वीकार नहीं करना चाहता उसे लेजिटिमेसी दे दी, बजाय इसके पकड़ के गर्दन उसकी मुंडी रगड़ देते, आप उसके सामने झुक गए। गलत बातों का विरोध करना सीखिए। गलत बातों के विरोध का ही नतीजा है कि एक सामान्य व्यक्ति जिसने कभी चुनाव नहीं लड़ा, वो सीधा मुख्यमंत्री बना।
और उसके बाद सीधा प्रधानमंत्री बना, कभी पार्लियामेंट में नहीं आया। गलत बातों का विरोध करेगा, ये इमेज बनी उसकी। इस इमेज का ही तो परिणाम है एक छोटी सी घटना, पत्रकारों ने हंगामा मचा दिया, उसको टोपी पहनाने की कोशिश की। उसने कहा कि मैं सबकी परंपरा, सबका सम्मान करता हूं, मगर परंपरा अपनी ही पालन करता हूं। उसने टोपी नहीं पहनी। इस टोपी न पहनने का नतीजा है सारे भारत में ये बात पहुंच गई कि ये जय हिंद और जय भारत वाला नहीं है, ये शुद्ध राष्ट्रवादी है, ये वंदे मातरम बोलेगा। कुछ भी इस राष्ट्रीयता को समरस करने वाला, राष्ट्रीयता के निर्माण करने वाला कोई भी काम हो, उसको प्रमुखता दीजिए। जो उसके खिलाफ जा रहा हो उसका विरोध कीजिए। कानून सक्षम पर्याप्त है, हमारे पास है सब कुछ, मगर उससे पालन तो कोई कराए। जिन्होंने ये घोषणा की अभी 11 लाख वाले, तो उन पर तो मुकदमा कायम हो गया है। 21 लाख वाले का इसका मुकदमा कायम होना चाहिए। और ये जो बार काउंसिल है मुरादाबाद की, उसको इसे निकाल के बाहर कर देना चाहिए, मुंह काला करना चाहिए इसका कम्बख्त का। पढ़ा लिखा आदमी है, कोई सामान्य बौड़म मदरसे का पढ़ा हुआ है, तो ये अभी तक उसी में घोड़ों पर बैठ के तलवारें चलाते हुए लोग आए, वो उसी मानसिकता में जी रहा है। समझ में आता है ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये कैसे कह सकता है? तो प्रत्येक व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे ऐसे किए हुए कार्यों का राष्ट्र के हित में नतीजा है, राष्ट्र के विरोध में जा रहा है। ये टर्मोइल है, एक बड़ा वैचारिक आलोड़न हो रहा है। एक मैं जानकारी देता चलूं, विषय से इतर है मगर एक काम की बात है। ये चिंतन वसीम रिजवी साहब का कहां से आया होगा? उनको क्या मिलने वाला है? उनकी जो व्यक्तिगत जीवन है वो तनाव में आ गया। उनके आसपास के लोग, उनके भैया ने कह दिया कि मैं तो बिल्कुल इनसे ताल्लुक़ ही नहीं है, मुसलमान नहीं, मेरा इनसे कोई मतलब नहीं। एक दिन में ये नहीं हो सकता, भाई के साथ कोई बहुत आत्मीयता नहीं होगी, मगर ऐसा चिंतन इस्लाम के अंदर चल रहा है। मैं 50 मुर्तदों से वाकिफ़ हूँ। मुर्तद वो लोग जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, 50 से वाकिफ़ हूँ। ऐसे लोगों को मजबूती दीजिए तो ये लोग बढ़ेंगे, मगर इस पर राष्ट्रवादियों की कोई देशना है, कोई चिंतन है, कोई ब्लूप्रिंट है, कोई पॉलिसी है? ऐसे लोग जो इस्लाम के अंदर से उसकी त्रुटियों को, उसके दर्शन को चुनौती दे रहे हैं और वो बोल्ड हैं, लाउड हैं, सक्षम हैं, उनकी मदद करने का, उनके छत्र बनने का कि धूप आएगी तो हम धूप बचा लेंगे, बरसात आएगी तो हम पानी नहीं आने देंगे, क्योंकि इसके अलावा और रास्ता क्या है? यही चिंतन तो है जिसने विभाजन किया था। तो उन बातों को कि इस्लाम किसी गैर मुस्लिम के साथ सामंजस्य रह ही नहीं सकता, उसकी तो चिंतना ही है कि सारे विश्व को वो मुसलमान बना लेगा। भारत में अंग्रेज़ों के जाने के बाद संख्या अधिक थी हिंदुओं की, प्रजातंत्र इस्टेब्लिश हो रहा था, तो वो हम पर हावी नहीं हो सकता था, तो उसे अलग देश चाहिए। और तलवार की धार पर खूनरेज़ी के बाद उसने अपना हिस्सा अलग ले लिया। तो इस चिंतन को अगर आप चुनौती नहीं देंगे तो फिर ये समस्या खड़ी होगी। और फिर पाकिस्तान वापस लेना है कि नहीं? पाकिस्तान मालूम है कौन सी जगह है? जहां वेदों का जन्म हुआ है, हमारी बुनियाद है, हमारी नींव है। हम उसे छोड़ कैसे सकते हैं? बापा रावल का शहर रावलपिंडी कैसे छूट सकता है? लाहौर कुश के शहर लाहौर कैसे छूट सकते हैं? वापस चाहिए। तो वापस तभी तो आएंगे कि इन लोगों को, मुर्तदों को मजबूत करेंगे, इस्लाम के अंदर बदलाव आएगा। इसके लिए कोई योजना बनाइए। ऐसा कोई भी मुसलमान जो स्वतंत्र सोचता है उसके साथ खड़े होइए, उसका छत्र बन जाइए, उसके ऊपर उठने वाली उंगली पहले आपकी तरफ उठे, उसके सामने सीना चौड़ा कीजिए, उसकी मदद कीजिए। ये बहुत आवश्यक है। ये किनारे बैठ के तमाशा देखने का मामला नहीं है। ये उस आदमी ने घड़ियालों से भरी नदी में छलांग लगा दी है, इसके साथ कूदिए। नहीं कूदेंगे तो ये घड़ियाल उसे नहीं खाएंगे, आपको भी खाएंगे। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। ताल ठोक के साथ आइए इसके। तुफैल जी, बड़ी ही सटीक आपने दिशा दी है।
हमारी भी न्यायालयों से, प्रशासन से, शासन से, व्यवस्था से ये उम्मीद है कि सैयद वसीम रिजवी साहब को न्याय ही नहीं मिलना चाहिए, उनको सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उन्होंने जो प्रश्न किया है वो इस न्यायालय की संवैधानिक व्यवस्था से किया है। वो किसी कबीलाई संस्कृति में पला बढ़ा एक व्यक्ति नहीं है। इस्लामविद है, इस्लाम को जानता है और बड़े अच्छे तरीके से, सभ्य तरीके से उसने इस विषय को चर्चा में लाया है। हमारा भी निवेदन है सभी राष्ट्रवादियों से कि ऐसी चीज़ों को जो देश के हित में हो हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। और तुफैल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दिशा दी, इसके लिए मैं और मेरे दर्शक आपके अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।